नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। रात के 2 बज रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और विक्रम के ट्रक के इंजन की लगातार गूंजती आवाज। विक्रम पिछले 15 वर्षों से ट्रक चला रहा था, लेकिन ऐसी भयावह खामोशी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रेडियो पर गाना चल रहा था, पर सिग्नल बार बार टूट रहा था। कभी आवाज तेज हो जाती, तो कभी बिल्कुल बंद। विक्रम ने घड़ी की ओर देखा और बुदबुदाया, बस 40 किलोमीटर और। फिर चाय। जैसे ही ट्रक किलोमीटर पत्थर 212 के पास पहुंचा, अचानक हेडलाइट्स झपकने लगी। विक्रम ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। उसे याद आ गया कि लोग इस सड़क के बारे में कहते हैं, यहां रात में गाड़ी मत रोको। तभी धड़ाम, मानो किसी ने ट्रक के बगल में जोर से हाथ मारा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाए और साइड मिरर में देखा। वहां कुछ भी नहीं था। शायद कोई पत्थर लगा होगा। उसने खुद को समझाया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि हेडलाइट्स की रोशनी में उसे एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, बिखरे हुए लंबे बाल, चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ। विक्रम ने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। अरे पागल हो क्या? आधी रात सड़क पर क्यों खड़ा है? विक्रम ने खिड़की से चिल्लाकर कहा। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, और वही पल विक्रम के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उस आदमी की आंखें सामान्य नहीं थी। वे आंखें मानो भीतर से जल रही हों। बिना पलक झपकाए सीधी विक्रम की ओर देखती हुई। अचानक हवा तेज चलने लगी। रेडियो अपने आप चल पड़ा, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं था, बल्कि किसी के रोने की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ। विक्रम का गला सूख गया। उसने झट से गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन साइड मिरर में जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। वो आदमी ट्रक के साथ साथ चल रहा था, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। विक्रम ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। स्पीड मीटर 80, 90, 100 पार कर गया। तभी एक तेज, भयानक चीख सुनाई दी, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रक सामान्य गति से चल रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह एक चाय की दुकान पर विक्रम ने वहां बैठे एक बुजुर्ग को रात की पूरी घटना सुनाई। जैसे ही बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, आज से 10 साल पहले उसी जगह एक भयानक ट्रक दुर्घटना हुई थी। ड्राइवर मदद के लिए सड़क पर खड़ा होकर हाथ हिलाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी गाड़ी नहीं रोकी। विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। फिर बुजुर्ग ने कहा, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, और तब से लोग कहते हैं वो आज भी रात के समय वहां लिफ्ट मांगता है। उस दिन के बाद विक्रम ने रात में ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कोई ट्रक किलोमीटर पत्थर 212 के पास से गुजरता है, तो कभी कभी रेडियो पर एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, ट्रक मत रोकना। ये कहानी सुनाने से पहले एक चेतावनी आवश्यक है। अगर आप रात में अकेले यात्रा करते हैं, अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते समय अक्सर रेडियो सुनते हैं, या अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ तर्क से समझाया जा सकता है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद आपकी ये सोच बदल जाए। उत्तर भारत का वो हाईवे किसी नक्शे में अलग से चिन्हित नहीं है। दिन के उजाले में वो बिल्कुल साधारण दिखता है। चौड़ा रास्ता, दोनों ओर खेत, कहीं कहीं पेड़
और दूर दूर तक फैली सीधी सड़क। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, वही सड़क किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती है। रात के 12 बजने के बाद उस हाईवे पर सन्नाटा उतर आता है। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की भनभनाहट, न हवा की सरसराहट, बस गाड़ियों के टायरों की आवाज और कभी कभी रेडियो से आती अजीब सी खरखराहट। स्थानीय लोग उस सड़क पर रात में जाने से बचते हैं, और जो मजबूरी में जाते भी हैं, वे शीशे बंद रखते हैं और पीछे देखने से बचते हैं, क्योंकि वहां कोई है। 2016 से लेकर 2022 तक उस एक ही हाईवे के लगभग 15 किलोमीटर के हिस्से में 47 दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से 39 दुर्घटनाओं में सिर्फ एक ही वाहन शामिल था। कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई फिसलन नहीं, सिर्फ चालक का ये बयान। मुझे लगा कोई सामने आ गया था। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि लगभग हर जीवित बचे चालक ने एक जैसी बात कही। एक औरत थी। रमेश उन्हीं चालकों में से एक था। 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसके लिए रात की ड्राइव कोई नई बात नहीं थी। अंधेरा, थकान, अकेलापन, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन उस रात, वो रात कुछ अलग थी। 14 जून की तारीख थी। रात के करीब 2:30 बजे रमेश का ट्रक भारी सामान से भरा हुआ था। गाड़ी की गति सामान्य थी। रेडियो पर हल्का संगीत चल रहा था। तभी अचानक रेडियो की आवाज टूटने लगी। पहले धीमी हुई, फिर एक अजीब सी सिसकारी में बदल गई। रमेश ने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां कोई खड़ा था। पहले तो उसे लगा कोई यात्री होगा, शायद मदद चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। वो एक औरत थी। लाल रंग की साड़ी, बाल पूरी तरह खुले हुए और पैर नंगे। रात के उस सन्नाटे में वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। रमेश ने हॉर्न दिया। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और तभी रमेश को महसूस हुआ कि उसका दिल धड़कना भूल गया है। उस औरत का चेहरा पीछे की ओर था, गर्दन इस तरह मुड़ी हुई जैसे इंसानी शरीर में संभव ही न हो। आंखें पूरी तरह सफेद, होठों पर हल्की खिंची हुई मुस्कान। रमेश ने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेज हो गया, लेकिन शीशे में जो दिखा वो उसकी आत्मा तक को जमा देने के लिए काफी था। वो औरत ट्रक के साथ साथ चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, और बाल जैसे किसी अदृश्य शक्ति से ऊपर उठे हुए हों। रमेश के मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा निकलने लगी। तभी उसने महसूस किया, केबिन के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। और फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाती हुई आवाज, रमेश, उसका नाम। उसने सिर घुमाया। केबिन खाली था, लेकिन अगली ही सांस में उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठ गया हो। उसके कंधे पर बहुत हल्का सा स्पर्श हुआ, और तभी स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। ट्रक सड़क से फिसल गया। अगली चीज जो रमेश को याद है वो थी एक तेज चीख, और फिर अंधेरा। रमेश को जब होश आया तो उसकी आंखों में सबसे पहले तेज सफेद रोशनी चुभी। सिर में असहनीय दर्द था, और पूरा शरीर जैसे किसी ने तोड़-मरोड़ दिया हो। कुछ पल तक उसे ये समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे आसपास की आवाजें साफ होने लगी। मशीनों की बीप, किसी नर्स के कदमों की आहट, और दूर से आती दवाइयों की गंध। वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि उसका ट्रक डिवाइडर तोड़कर नीचे उतर गया था। अगर सड़क किनारे गड्ढा थोड़ा और गहरा होता
तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। पुलिस वाले भी आए थे। उन्होंने सामान्य सवाल पूछे। नींद तो नहीं आ गई थी, शराब तो नहीं पी थी, मोबाइल तो नहीं चला रहा था। रमेश सबका जवाब नहीं हमें देता रहा। लेकिन जब उसने उस औरत के बारे में बताया, लाल साड़ी, उल्टा चेहरा और ट्रक के साथ दौड़ती परछाई, तो कमरे में अचानक अजीब सी चुप्पी छा गई। एक पुलिसकर्मी ने एक दूसरे की ओर देखा, डॉक्टर ने कलम रोक दी और नर्स ने अनजाने में अपने गले का ताबीज कसकर पकड़ लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग वार्ड बॉय धीरे से पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, साहब, उस रास्ते की बात मत किया करो, वहां की चीजें नाम लेने से भी पास आ जाती है। रमेश को उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उसका मन वही नहीं छूटा। उसका शरीर ठीक हो गया, पर दिमाग में हर रात वही दृश्य दोहराया जाता। सफेद आंखें, उल्टा चेहरा और कान में फुसफुसाती आवाज। कुछ दिनों बाद रमेश उसी इलाके में रहने वाले एक पुराने ड्राइवर से मिला। नाम था शंकर, उम्र करीब 60 के आसपास। जब रमेश ने हिम्मत करके उस हाईवे का जिक्र किया, तो शंकर ने तुरंत सिगरेट बुझा दी और बोला, तूने भी देख लिया? किसे? रमेश ने पूछा। उसे, जिसे हम नाम नहीं देते। शंकर ने बताया कि वो सड़क बनने से पहले वहां एक छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी के घर, आम के पेड़ और एक पुराना कुआं। उसी बस्ती में एक औरत रहती थी। नाम था कमिनी। बहुत सुंदर थी, लेकिन अकेली। पति मर चुका था। मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया था। गांव वालों को उस पर शक था। कोई बीमार पड़ जाए तो कहते, कमिनी की नजर लग गई। कोई बच्चा रो दे तो कहते, उसकी छाया पड़ गई। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि वो तंत्र मंत्र जानती है, रात को अकेली श्मशान की तरफ जाती है। पर सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ अकेली और बेबस थी। एक रात गांव में आग लग गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इसी ने किया है। भीड़ इकट्ठा हुई। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं रोका। कमिनी को उसी कुएं के पास ले जाया गया। उसने बहुत रोया, चिल्लाई, भगवान का नाम लिया। लेकिन जब आग लगाई गई तो उसकी आवाज अचानक बदल गई। कहा जाता है, जलते हुए उसने कहा था, मैं जाऊंगी नहीं, मैं यही रहूंगी, और जो रास्ता यहां से गुजरेगा मैं उसे कभी चैन से नहीं जाने दूंगी। कुछ साल बाद सरकार ने उस बस्ती को हटा दिया। कुआं पाट दिया गया और उसी जमीन पर हाईवे बना दिया गया। शंकर की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, रात में जो औरत दिखती है वही है। उसका चेहरा उल्टा है, क्योंकि मरते समय उसकी गर्दन टूट गई थी। और वो दौड़ती है क्योंकि उसे भागने का मौका कभी नहीं मिला। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2019 में एक पुलिस जीप रात की पेट्रोलिंग पर थी। जीप में 3 सिपाही थे। डैश कैम चालू था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारे। सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी। वीडियो में साफ दिखता है, जीप रुकती है, हेडलाइट्स चमकती है और अगले ही पल कैमरा जमीन की ओर घूम जाता है। जोरदार आवाज आती है। अगली सुबह जीप खाई में मिली। 2 सिपाही वहीं मरे हुए थे। तीसरा पागल हो गया। आज भी वो मानसिक अस्पताल में है। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो पीछे बैठ गई थी, वो पीछे बैठ गई थी। उस हाईवे पर अब आधिकारिक तौर पर रात की पेट्रोलिंग नहीं होती। ट्रक ड्राइवरों के बीच एक अलिखित नियम है, अगर रात में सड़क के किनारे कोई औरत दिखे, अगर उसके बाल चेहरे को ढके हों, अगर उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर लगे, तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दो, पीछे मत देखो। और अगर रेडियो अपने आप चल पड़े तो समझ जाना कि वो पास है। कहा जाता है कि कभी कभी वो सिर्फ दिखती नहीं,
कभी कभी वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर को महसूस भी नहीं होता। बस अचानक एक ठंडी हवा, कान में फुसफुसाहट, और फिर एक और हादसा। आज भी उस हाईवे से गुजरते समय अगर रात बहुत शांत हो और आपको लगे कि कोई आपको नाम लेकर बुला रहा है, तो समझ जाइएगा, आप अकेले नहीं हैं। रमेश शहर की तंग गलियों में ऑटो चलाने वाला एक साधारण इंसान था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। सुबह जल्दी उठना, दिन भर सवारी ढोना और रात को थकाहारा घर लौटकर पत्नी सीता और बेटी गुड़िया के साथ खाना खाना। पैसों की तंगी के कारण वो अक्सर देर रात तक ऑटो चलाता था। भले ही लोग उसे समझाते थे कि हाईवे की तरफ रात में जाना ठीक नहीं। एक रात करीब 12 बजे, जब सड़क लगभग सुनसान थी, रमेश ने हाईवे के मोड़ पर एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। उसने धीरे से हाथ उठाया। भैया, घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। रमेश को हल्का सा डर लगा, लेकिन उसने ऑटो रोक लिया। जैसे ही औरत ऑटो में बैठी, रमेश को लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। ऑटो का इंजन भारी सा चलने लगा। उसने शीशे में देखा, पर पीछे बैठी औरत की परछाई साफ नहीं दिख रही थी। रास्ते भर वो औरत चुप रही। जब रमेश ने पीछे मुड़कर किराया पूछा, तो सीट खाली थी। पसीने से उसका शरीर भीग गया। वो बिना रुके ऑटो लेकर सीधे घर भागा। उस रात के बाद से उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सीता ने बताया कि रात में किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि दरवाजे बंद रहते हैं। गुड़िया नींद में चिल्लाने लगी। वो बार बार एक ही बात कहती, पापा, सफेद आंटी मुझे बुला रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं है। रमेश ने इसे वहम समझकर टालना चाहा, लेकिन एक रात उसने खुद देखा। रसोई में हल्की रोशनी में वही औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे और पैर हवा में झूल रहे थे। तू मुझे बीच रास्ते छोड़ आया, उसने गुर्राती आवाज में कहा। अब तेरा परिवार मेरा है। डर के मारे रमेश अगले ही दिन एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। सारी बात सुनकर तांत्रिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि वो औरत एक चुड़ैल थी, जो सालों पहले उसी हाईवे पर मरी थी। जो भी ड्राइवर उसे सवारी देता है, वो उसके पीछे घर तक चली आती है। तीसरी रात सबसे खतरनाक होगी, तांत्रिक ने चेताया। अगर बचना है तो हिम्मत मत हारना। तीसरी रात घर में अजीब सन्नाटा था। दिया अपने आप बुझ गया। दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और चुड़ैल अंदर आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ था, सड़ा हुआ, आंखें काली और मुंह से बदबू आती हुई। उसने सीता की ओर हाथ बढ़ाया। रमेश ने तांत्रिक द्वारा दिया ताबीज कसकर पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगा। घर कांपने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। मैं लौटूंगी। हाईवे पर तेज हवा चली और वो धुएं की तरह गायब हो गई। उस दिन के बाद रमेश ने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मिलती है। जो ड्राइवर रुक जाता है, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। रमेश उस रात के बाद चैन की नींद नहीं सो पाया। चुड़ैल के गायब होने के बाद भी घर के कोनों में एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। दीवारों पर परछाइयां देर तक थरथराती रहती और खिड़कियों से आती हवा में किसी के सिसकने जैसी आवाज घुली रहती। सीता बार बार कहती कि खतरा टल गया है, लेकिन रमेश के दिल को ये बात मानने से इनकार था। उसे लगता था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे वो चुड़ैल पूरी तरह गई ही न हो। दिन में रमेश ऑटो चलाता, लेकिन हाईवे का नाम सुनते ही उसका हाथ कांपने लगता।
कई बार सवारी उसी रास्ते की मांग करती, मगर वो बहाना बनाकर मना कर देता। कमाई और कम हो गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। गुड़िया पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो खेलते खेलते अचानक किसी कोने में देखती और फुसफुसाने लगती, मानो कोई अदृश्य दोस्त उससे बातें कर रहा हो। रमेश ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। एक रात गुड़िया तेज बुखार में तपने लगी। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आधी रात को गुड़िया ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, पापा, वो फिर आई है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे कान के पास वही जाने पहचानी ठंडी सांस महसूस हुई। उस रात रमेश ने तय कर लिया कि वो इस डर से भागेगा नहीं। सुबह होते ही वो उसी तांत्रिक के पास दोबारा गया। तांत्रिक ने उसकी हालत देखकर कहा कि चुड़ैल अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। वो रमेश के डर और उसकी बेटी की कमजोरी से ताकत पा रही है। अगर इसका अंत चाहिए तो उसे उसी हाईवे पर लौटना होगा जहां सब शुरू हुआ था। रमेश का दिल बैठ गया। हाईवे पर वापस जाने का ख्याल ही उसकी रूह कांपा देता था। लेकिन बेटी की जान के आगे उसका डर छोटा पड़ गया। उस रात उसने हिम्मत जुटाई, ऑटो निकाला और उसी सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। सड़क पर सिर्फ उसके ऑटो की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वो उस मोड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती चली गई। अचानक ऑटो अपने आप रुक गया। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तू फिर आ गया, उसने कहा, मुझे खत्म करने। रमेश ने डरते हुए ताबीज कसकर पकड़ा और बोला कि वो उसे शांति देना चाहता है। चुड़ैल पहले हंसी, फिर उसकी हंसी रोने में बदल गई। उसने बताया कि कैसे उसे सालों पहले इसी सड़क पर धोखे से मारा गया था। कैसे कोई उसकी लाश तक नहीं पहचान सका। उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटकती रह गई और हर ड्राइवर में उसे अपना कातिल नजर आता था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार उस चुड़ैल को सिर्फ एक डरावनी ताकत नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा की तरह देखा। तांत्रिक के मंत्र उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार नफरत से नहीं, बल्कि करुणा से। हवा तेज हो गई, सड़क की धूल उठने लगी। चुड़ैल चीखने लगी, मगर उसकी चीख में दर्द कम और थकान ज्यादा थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। भयावता कम होती गई और एक साधारण औरत का चेहरा उभर आया। उसने आखिरी बार रमेश की ओर देखा और फुसफुसाई, शुक्रिया। एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो गई। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे हाईवे ने लंबी सांस ली हो। ऑटो फिर से अपने आप स्टार्ट हो गया। रमेश घर लौटा तो गुड़िया का बुखार उतर चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था, मानो उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो और अब वो खत्म हो चुका हो। उस रात रमेश पहली बार चैन से सोया। समय बीतता गया। रमेश ने ऑटो चलाना जारी रखा, लेकिन अब वो हर सवारी को ध्यान से देखता था। हाईवे आज भी वही था, लंबा, सुनसान और रहस्यमय। लेकिन लोग कहते हैं कि अब वहां सफेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखती। फिर भी कुछ ड्राइवर बताते हैं कि कभी-कभी ठंडी हवा के साथ एक धीमी आवाज आती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस याद दिलाती है कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर आत्मा को आखिरकार शांति चाहिए। और रमेश, वो आज भी जब उस रास्ते से गुजरता है तो दिल ही दिल में एक दुआ जरूर करता है, ताकि कोई और आत्मा यूं ही हाईवे पर भटकती न रहे।